everyone, welcome to the Booster Shot, a daily show in which I, Ayush Gupta, cover up the big picture debates of Rajya Sabha TV, Indian Express's explained section and the Science Monitor by Rajya Sabha TV. Now, ये शो है किन एस्पिरेंट्स के लिए? ये शो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि नंबर 1 रेप्लिसिटी ऑफ देयर करंट अफेयर्स सोर्सेज को रोकना चाहते हैं। बेसिकली हम देखेंगे हर एक करंट अफेयर्स के सोर्स के अंदर एक ही टॉपिक आज नहीं तो कल आ जाता है एंड उससे क्या होता है? वेस्टेज ऑफ टाइम। सो सेकेंड, टू those aspirants who want quality content. So basically इन sources के अंदर although सभी sources एक ही इशू को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन sources के अंदर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं फ्रॉम एक्सपर्ट पैनल्स जो कि हमारे आंसर की क्वालिटी को बढ़ाते हैं एंड हमारे आंसर को मोर प्रेजेंटेबल बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज एपिसोड। सो आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग पिक्चर डिबेट ऑफ 10th of August 2021। इस डिबेट का टाइटल था ग्लोबल टेम्परेचर यूएन स्कोर्ड रेड। सो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ यूएन ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ये रिपोर्ट का टाइटल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। एंड मेन पॉइंट इस रिपोर्ट ने क्या कहा है? इस रिपोर्ट ने ये कहा है दैट ग्लोबल टेम्परेचर विल इनएविटेबली इंक्रीज, अब होना ही होना है, इट विल इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस इन कंपैरिजन टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुई थी, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी उस लेवल से लेके आज तक बाय 2050 हमारे इट इज इनएविटेबल कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो हमारा जैसे कि फॉर्मेट ये रहता है कि व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग बिग पिक्चर डिबेट्स, आई फॉर्म अ क्वेश्चन एंड बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन वी गेट टू नो अबाउट द डिबेट। So the question is, state the key highlights of the IPCC. Just a second. So, state the key highlights of the IPCC's 6th assessment report. Discuss India's specific impact. Naturally, in order to, we need to see all the international events and features from the prism of India. And then lastly, what should be the way forward? प्रॉब्लम जानना ही सिर्फ इनफ नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें देना आना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द आईपीसीसी's असेसमेंट रिपोर्ट, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। सो सबसे पहले ये रिपोर्ट ये कहती है दैट नाउ इट इज इनएविटेबल कि इंटरनेशनल जो टेम्परेचर राइज है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज विल बी अबाउट 1.5 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। एंड अगर हमने कोई सब्सटैंशियल रिडक्शन मेजर्स नहीं लिए, सो वी कैन सी अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस राइज बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी, दैट इज 2050। सो अब ये मान के चलिए दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस तो पहुंचेगा ही। देन global surface temperature has already increased to 1.1 degree Celsius. So basically आज की तारीख में प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमारा ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो नेक्स्ट 20 इयर्स में 0.4 डिग्री सेल्सियस की ही सिर्फ कसर रह गई है। देन दिस रिपोर्ट unequivocally states कि human beings are responsible for this climate change and कोई और फैक्टर नहीं है। ऐसी भी कई थ्योरीज आती रहती हैं जिसके अंदर कोई स्पेस से रिलेटेड थ्योरी दे देता है कि उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इनएविटेबल है, या फिर अर्थ के इंटरनल कोई कह देता है कि इंटरनल मूवमेंट्स है या फिर इंटरनल रिएक्शंस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दिस रिपोर्ट हैज क्लैरिफाइड दिस थिंग दैट क्लाइमेट चेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। देन many changes will be irreversible such as melting glaciers, rise of ocean level। ऐसा नहीं है कि अब अगर हम अपने एक्शंस को मेंड भी कर लें कि कुछ चेंजेस जो हो सकते हैं वो रिवर्स हो जाएं। सो नहीं, अगर एक बारी ओशन का सी लेवल बढ़ गया, अगर आपके ग्लेशियर्स मेल्ट कर गए, सो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्स दोज चेंजेस। देन
क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट विल बी यूबिक्विटस। यूबिक्विटस शब्द को ध्यान से देखिए। यूबिक्विटस का मतलब है कि सभी पे प्रिवेल करेगा। इससे ये नहीं कि कोई कंट्री बच जाएगी। अगर हम ये सोचते कि वेस्ट बच जाता, सो रिसेंटली आप देख सकते हैं कि वेस्ट के अंदर भी अब हीट वेव्स आनी शुरू हो गई हैं। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसी जगहों पे अब टेम्परेचर 40 के पार पहुंचना शुरू हो गया है। वह एरियाज जहां पे कभी टेम्परेचर 10 या 12 के पार नहीं पहुंचता था, वहां पे भी 40 तक टेम्परेचर पहुंचने लग गया है। देन कैपेसिटी टू सिक्वेस्टर कार्बन ऑफ बोथ लैंड एंड सी इज डिक्रीजिंग। सो जैसे जैसे कि एमिशंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे लैंड और सी की जो कैपेसिटी होती है कार्बन को अपने अंदर सिक्वेस्टर करने की, वह घट रही है। अमेज़न को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ना सिर्फ इस कारण से कि वह हमें ऑक्सीजन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोवाइड करता है, बट ऑल्सो बिकॉज वहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड इन सिमिलर मैनर जो मरीन लाइफ है वहाँ पर भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, द लैंड एंड सी ऑल्सो हैज़ अ कैपेसिटी जिस तक वो सिक्वेस्टर कर सकते हैं, उसके बाद वह भी नहीं कर पाएंगे। देन शेकन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। शेकन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? दिस डील्स विद रेन्स बेसिकली। सो बेसिकली हम देखेंगे कि अब रेन्स हैव बिकम मोर इंसेसेंट। कभी ज़्यादा रेन हो जाती है, कभी बिल्कुल कम रेन होती है। किन्हीं एरियाज में ड्रॉट आ रही है एंड सम एरियाज आर गेटिंग फ्लडेड। एंड इट इज़ नॉट दैट कि एक एरिया के अंदर ओवर अ पीरियड रेनफॉल रिसीव होती है, सिर्फ एक शॉर्ट स्पैन के अंदर पूरे साल के अंदर जितनी रेनफॉल होनी होती है वो रिसीव हो जाती है। सो this is shaken hydrological cycle. This report is entirely science based. इसके अंदर सारे साइंस के डेटा के ऊपर ही ये रिपोर्ट बनाई गई। इसका कारण क्या है? So that it can counter the argument of those people जो कि in denial हैं of क्लाइमेट चेंज। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ये मानते ही नहीं हैं कि हमारे क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ भी है। He says that it is a propaganda. So propaganda of developing economies so as to derive money or gain concessions from developed economies. So these are the key highlights of the report. अब देखते हैं कि इंडिया के ऊपर इसकी implications क्या हैं। So number 1, कोस्टल रिडक्शन। अब नेचुरली जब सी लेवल राइज होगा सो आपकी कोस्टल जो कोस्ट लाइन है वो रिड्यूस हो जाएगी। नासा की एक रिपोर्ट आई है ऑन दिस IPCC रिपोर्ट इटसेल्फ, जिसके अंदर उसने इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट एनालाइज किया। इस रिपोर्ट में नासा ने ये कहा है कि इंडिया की लगभग 12 इंपॉर्टेंट कोस्टल सिटीज विल गेट अंडर सी अबाउट 3 फीट, यानी कि 3 फीट सी के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर बॉम्बे जैसी इंपॉर्टेंट सिटी भी इंक्लूडेड है। हमारे पिछले लेक्चर में हमने इन सिटीज के नाम भी बताए थे। एंड इसका कारण क्या है? सो क्या ओशन का सी लेवल राइज सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ग्लेशियर्स का या मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर जाने से ही होगा? सो अगर ये कारण होता तो एक बारी जब सारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं सो दैट मींस एक स्टेबिलिटी आ जाती। जी नहीं, इसका कारण है एक दूसरा कारण ओशन सी लेवल का राइज होना है, द थर्मल इम्पैक्ट। सो बेसिकली जब भी आप पानी को बॉईल करेंगे द वाटर इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड इंडियन ओशन बेसिकली वार्म्स अप क्विकली विद रिस्पेक्ट टू अदर ओशंस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन ओशन को यदि हम देखते हैं तो ये रहा इंडिया, यहाँ पे अफ्रीकन लैंडमास आ गया, यहाँ पे अदर एशियन आ गया लैंडमास आ गया, ये आ गई बे ऑफ बंगाल, ये आ गया अरेबियन सी, यहाँ पे इक्वेटर है। सो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे लैंड बैरियर्स ज़्यादा हैं सो वाटर का मूवमेंट ऑफ फ्लो कम रहता है। एंड सेकेंडली हम इक्वेटर के पास तो हैं ही, सो दीज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लैंड विच इज सराउंडिंग अस, सो लैंड से भी हीट आती है। So in this very manner, Indian Ocean, these are the reasons why Indian Ocean gets heated quickly. And because of this, there is going to be thermal expansion of the ocean. And data यहाँ पे देखते हैं, thermal expansion is the reason for 50% rise in sea level. So 50% sea level के अंदर rise होने का कारण ही सिर्फ और सिर्फ thermal impact है। Then क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। यदि जब हम ये कहते हैं कि इन जो सिटीज़ हैं
वो पानी के अंदर सबमर्ज होनी शुरू हो जाएंगी, तो नेचुरली उन सिटीज़ में जो लोग रहेंगे वह माइग्रेट करना शुरू करेंगे। माइग्रेशन जो कि आपके खुद की मर्जी से होती है उससे तो बेनिफिट होता है, लेकिन वह माइग्रेशन जो आपकी मर्जी के अगेंस्ट होती है, जो आपको मजबूरी में करनी पड़ती है, दैट माइग्रेशन इज नॉट ओनली अ बर्डन ऑन द पीपल हु आर माइग्रेटिंग बट ऑल्सो अ बर्डन ऑफ द पीपल जहां पे वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। एंड इसको स्टेट के अंदर, स्टेट को इसको मैनेज करने में जो दिक्कतें आएंगी वो एक तो अलग है बेसिकली। देन impact on drinking water, basically there is going to be ingress of saline water, जो पानी पीने लायक नहीं है सी का, उसका ingress होएगा with receding coastline into our sources of fresh water जो कि हमारे सी के पास रहते हैं, जैसे कि कोई डैम सी के पास है, कई ऐसे वाटर टैंक सी के पास है, सो वहाँ पे ingress होएगा जिसके करके वह पानी पीने लायक नहीं रहेगा। सेकेंडली, agriculture is the biggest consumer of fresh water. So जब टेम्परेचर्स इंक्रीज होंगे तो जो प्लांट्स की नीड होएगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो क्रॉप्स की नीड होएगी वह भी इंक्रीज करेगी, ज़्यादा इवेपोरेशन होने लगेगी, एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर विल ऑल्सो बिकम मोर वाटर इंटेंसिव। एंड एज वी ऑल नो कि हमारे इंडिया के अंदर हमें अभी से ही वाटर स्केर्सिटी देखने को पड़ रही है। सो जैसे जैसे फ्यूचर के अंदर एग्रीकल्चर की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी एंड ड्रिंकिंग वाटर के रिसोर्सेस कंटामिनेट होंगे, तो हमारे पास एक ड्रिंकिंग वाटर का एक स्केर्सिटी का एक चैलेंज और बढ़ जाएगा। देन फूड सिक्योरिटी पे कैसे इम्पैक्ट होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट तो कोस्टल एग्रीकल्चर पे होएगा। जैसे कोस्टल एरियाज में हम कई जगह देखते हैं धान उगाई जाती है, चावल उगाई जाती है एंड वेरियस अदर क्रॉप्स। सो सबसे पहले जो सेलाइन वाटर के इनग्रेस से कोस्टल एग्रीकल्चर तो खत्म होगा। देन इम्पैक्ट ऑन डेयरी प्रोडक्शन। डेयरी प्रोडक्शन पे कैसे इम्पैक्ट होएगा? मैमल्स, काउज, बफलोज, इनकी कैपेसिटी होती है 47 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक को सहने की, इसके ऊपर का टेम्परेचर ये नहीं सह सकते। एंड इसका रिजल्ट क्या होगा? हम अभी देखते हैं कि अभी काफ़ी सारे एरियाज़ में इंडिया में 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचना काफ़ी आम बात होनी शुरू हो गई है। सो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि उनकी मिल्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जितना वो मिल्क देती हैं वो कैपेसिटी उनकी रिड्यूस हो जाएगी। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर पे आएगा एंड रूरल इकोनॉमी पे आएगा एंड सेकेंडली हमारी फूड सिक्योरिटी पर भी आएगा। देन इंक्रीज्ड साइक्लोन, लाइटनिंग इवेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाउड बर्स्ट्स। सो इंक्रीज साइक्लोन, हम लास्ट ईयर के जब डेटा को देखते हैं या इसी ईयर के जब डेटा को देखते हैं, अरेबियन सी के अंदर 2 साइक्लोन आ गए हैं। पहले इट इज़ ओनली बे ऑफ बंगाल जिसमें हम देखते थे कि हमें पता था कि वहाँ पे साल के 2 या 3 साइक्लोन्स आते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, लेकिन अरेबियन सी की अंदर साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं थी। सो अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। सो ये दिखाता है कि किस तरीके से इंक्रीज इन साइक्लोन हो रहे हैं। लाइटनिंग इवेंट्स बढ़ेंगे बिकॉज एटमॉस्फेयर अब ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। सो लास्ट की अगर पीछे की न्यूज़ जाके देखेंगे, कोशिश करेंगे तो आप सर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि एलिफेंट्स डाई बिकॉज ऑफ लाइटनिंग इन असम। पूरा का पूरा एलिफेंट का झुंड वॉज फाउंड डेड बिकॉज ऑफ व्हाट? लाइटनिंग स्ट्राइक। Then forest fires have become common these days. Incessant rainfall, वही जो मैंने आपको कहा कि अब एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम स्पैन के अंदर हम ज़्यादा रेन को होते हुए देखेंगे। With every 1 degree increase in temperature, there will be 7% increase in rainfall. 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने से लगभग 7% रेनफॉल के अंदर इंक्रीज हो जाता है। सो हम ये देखते हैं कि जैसे कि आपने रिसेंटली देखा बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि चेन्नई के अंदर फ्लडिंग हो गई बिकॉज ऑफ रेनफॉल। इसका कारण क्या है? कई लोगों ने कारण को ठहराया कि वहाँ की जो ड्रेनेज फैसिलिटी है दैट फैसिलिटी वाज नॉट अप टू द डेट। हाउएवर दैट इज़ नॉट द सिनेरियो। बेसिकली अगर ड्रेनेज फैसिलिटी अप टू डेट होगी भी तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप कितनी ड्रेनेज फैसिलिटी बनाई, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि जो रेनफॉल पूरे साल में एक्सपेक्टेड है अगर वो 10 दिन के लिए हो जाएगी, 10 दिन में ही हो जाएगी, तब उस कैपेसिटी को आप कैसे बिल्डअप करेंगे? बिकॉज अदरवाइज दैट कैपेसिटी विल बी ऑफ नो यूज। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम एंड ह्यूज लेवल ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स। देन
we can see that disaster management teams are on a run around the year these days. बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता था, उसके पास जनरली इतना काम नहीं रहता था, साल में 2-3 जगह पे हादसे हो गए, वो वहाँ पे चले गए। लेकिन आज के टाइम फ्रेम के अंदर हम ये देखते हैं कि राउंड द क्लॉक साल के 12 महीने डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम अब ऑक्यूपाइड रहती है। कभी वह हिमाचल प्रदेश में है, तो कभी उत्तराखंड के अंदर लेक बस्ट हो गई है, वहाँ पर सिक्योर करने जा रहे हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट में लैंडस्लाइड्स हो गए या साइक्लोन इफेक्टेड हो गया, राजस्थान में कहीं किन्हीं एरियाज में ड्रॉट पड़ रही है, महाराष्ट्र में किन्हीं एरियाज में ड्रॉट पड़ रही है। सो इन दिस वेरी मैनर नाउ disaster management teams are on a run for entire 12-month period. Then सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वे फॉरवर्ड देना। सिर्फ प्रॉब्लम को जानना ही जरूरी नहीं होता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जानना चाहिए। सो बड़ी अच्छी लाइन है दैट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अर्जेंसी बट अ क्वेश्चन ऑफ इमरजेंसी। तभी इसे कोड रेड कह रहे हैं हम। तो अब अर्जेंट मैटर नहीं है, अब इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। जितना हम एमिशन कर रहे हैं उतना ही हम एमिशन सिक्वेस्टर भी कर रहे हैं। सो देयरफॉर अगर नेट जीरो एमिशन होएगा 2050 तक, तभी डिस्पाइट ऑफ रीचिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि हम रिडक्शन के स्केल पे आए। अदरवाइज इट इज इनएविटेबल कि हम 2 डिग्री सेल्सियस की ट्रेजेक्टरी पे ही रहें। देन पीपल नीड टू वर्क फ्रॉम टॉप ब्यूरोक्रेसी टू पंचायत लेवल। बेसिकली अब कोई टॉप डाउन अप्रोच नहीं चाहिए, कोई बॉटम्स अप अप्रोच नहीं चाहिए, एक यूनिसन में काम करना पड़ेगा सभी को। दिस हैज टू बी अ मिशन मोड। जैसे कि स्वच्छ भारत चलाया गया, ड्रिंकिंग वाटर के लिए मिशन चलाए जा रहे हैं, वैसे ही क्लाइमेट के लिए भी यूनिसन में फ्रॉम टॉप लेवल, टॉप ब्रास टू डाउन लेवल सभी को वर्क करना पड़ेगा। एवरीवन हैज टू आइडेंटिफाई वेज टू रिड्यूस एमिशंस। फिर उसके लिए क्या, चाहे हमें अपने फूड पैटर्न्स को बदलना पड़े या फिर हमारे लाइफस्टाइल के अंदर हमें चेंजेस लाने पड़े। यदि कोई भी डिले हम करेंगे अब एक्शन के अंदर, इट विल ओनली लीड टू इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ फ्यूचर एफर्ट्स। यदि अगर हम आज डिले करेंगे तो अब हमें फ्यूचर में और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एंड सेकेंडली, जब ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कोई चेंजेस लाए जाने की कोशिश करते हैं तो उससे जो सोशल इम्पैक्ट होता है और जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती हैं, दोनों ही ज़्यादा होती हैं। देन की प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ के अंदर? इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन आज की डेट में रिसर्जेंट नेशनलिज्म एंड फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग are the main barriers in developing a system of climate governance internationally. Resurgent nationalism कैसे? अब हर कंट्री ये चाहती है कि वह इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करे, इंडिपेंडेंट बने, एंड उसके रिलेशन में वह अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहती है एक लार्जर स्केल के ऊपर। एंड सेकेंडली, एज वी हैव आल्सो सीन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ने इकोनॉमी को हर एक पूरे इंटायर वर्ल्ड में एक डंप में पहुंचा दिया है। नाउ टू रेज दैट थिंग, एवरीवन इज trying to give boost to economy, boost to production. So इससे क्या होगा? This is only and only going to lead to increase in emissions inevitably. Then fractured international understanding. सो मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे कि UN, WTO, ये सभी फोरम्स को कमज़ोर हो रहे हैं अब बिकॉज ऑफ राइजिंग नेशनलिज्म। अब कंट्रीज कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ नहीं जा रही हैं। सो अगर कंसेंसस नहीं बन पाएगा तो इंटरनेशनली हम क्लाइमेट गवर्नेंस कैसे करेंगे? सो देयर इज अ नीड टू ब्रिज दिस गैप ऑन अ सीरियस बेसिस। लास्टली, अडेप्टेशन कैपेसिटीज। जैसे कि हम जानते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी सर्टन चेंजेस विच आर इनएविटेबल। कुछ एक इम्पैक्ट जो हमारे पे आने वाला है क्लाइमेट चेंज का, वो इनएविटेबल है। सो अब तक डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर भी अडेप्टेशन कैपेसिटीज इंक्रीज करने की बात वह सोच रहे थे 2030 से शुरू करेंगे उसके मेजर्स। नाउ द नीड ऑफ द आवर इज टू स्टार्ट बिल्डिंग अप आवर अडेप्टेशन कैपेसिटीज राइट फ्रॉम इन दिस डेकेड, सो दैट अगले डेकेड तक जब हम और सिवियर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को देख रहे होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ग्रेव है, तब हम तैयार हों, तब हमारे जो एफर्ट्स हैं हम इल इक्विप्ड ना हों। सो this is with respect to United Nations, to the IPCC's
सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ एक नए पॉइंट्स मिले होंगे एंड दिस लेक्चर हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर आंसर्स क्वालिटी। I have also attached the PDF of this lecture along with it, and should you have any questions, please feel free to ask. Tomorrow we are going to cover today's Indian Express's explained section and one such debate of big picture. So that will be all for today. Have a nice day. Thank you.